रुद्रपुर गांव की सीमा पर स्थित नीलकमल हवेली किसी विशाल कंकाल की तरह दिख रही थी। अमावस की काली स्याही ने पूरे गांव को निगल लिया था। रह रहकर आसमान का सीना चीरती बिजली जब गिरती तो हवेली की ऊंची मीनारें किसी दैत्य की उंगलियों जैसी प्रतीत होती। आर्यन और माया 5 साल बाद इस दहलीज पर कदम रख रहे थे। हवेली के भीतर कदम रखते ही लकड़ी के फर्श ने एक लंबी कराह भरी। हवा में बंद कमरों की सीलन और पुरानी यादों का एक भारीपन था। रात के 11 बजे आर्यन और माया बेडरूम में थे। बाहर तूफान का शोर बढ़ता जा रहा था। माया, आर्यन, क्या तुम्हें महसूस हो रहा है? ये दीवारें, ये हमें पहचान नहीं रही हैं। जब हम 5 साल पहले यहाँ से गए थे तो यहाँ एक अपनापन था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे हर अंधेरा कोना हमें घूर रहा है। माया, तुम फिर से अपनी कल्पनाओं के घोड़े दौड़ा रही हो। ये कोई हॉरर फिल्म का सेट नहीं है। हमारा पुश्तैनी घर है, बस 5 साल से बंद था, इसलिए धूल और सड़न की गंध है। डरो मत। नहीं आर्यन, बात सिर्फ धूल की नहीं है। देखो, बाहर हवा भी जैसे डर कर चीख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बाहर खड़ा अंदर आने का इंतजार कर रहा है। बाहर चक्रवात जैसा तूफान है, इसलिए खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं। तुम बेवजह दिमाग पर जोर दे रही हो। थोड़ा पानी पियो और सो जाओ। अचानक घड़ी की टिक टिक बंद हो गई। पेंडुलम अपनी जगह पर जम गया। सुइयां ठीक 12 पर आकर रुक गईं। उसी पल हवा का एक बर्फीला झोंका कमरे के अंदर आया, जिससे मोमबत्ती की लौ बुझते बुझते बची। हवा के उस झोंके के साथ एक अजीब सी महक कमरे में भर गई। सड़े हुए फूलों और पुराने खून की मिलीजुली गंध। तभी नीचे के मुख्य दरवाजे पर एक भारी दस्तक हुई। दस्तक इतनी भारी थी कि पूरी हवेली गूंज उठी। आर्यन ने टॉर्च उठाई। माया ने डर के मारे उसका हाथ पकड़ लिया। आर्यन, नीचे मत जाओ प्लीज, दरवाजा मत खोलना। इतनी रात को इस तूफान में कोई इंसान नहीं आएगा। पागल मत बनो। शायद गांव का कोई आदमी मुसीबत में हो, किसी की छत गिर गई हो या कोई रास्ता भटक गया हो। मैं बस देख कर आता हूं। आर्यन नीचे पहुंचा। उसने कुंडी खोली। दरवाजा खुलते ही बारिश की बौछारें अंदर आईं। बाहर टॉर्च की रोशनी में सिर्फ अंधेरा और झूलते बरगद के पेड़ थे। आर्यन बाहर चिल्लाते हुए, कौन है? कोई है वहां? केवल बारिश की आवाज। आर्यन दरवाजा बंद करने ही वाला था कि उसकी नजर चौखट के ठीक नीचे कीचड़ पर गई। वहां पैरों के निशान थे, छोटे, नाजुक, लेकिन उल्टे, जैसे कोई चौखट से उल्टा चलकर पीछे की ओर गया हो। आर्यन मन में सोचते हुए, ये निशान, ये तो मुड़े हुए हैं। आर्यन ने घबराकर दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। जैसे ही वह लौटा, ऊपर की मंजिल से एक आवाज गूंजी। वह आवाज छत पर किसी के भारी पायल पहनकर नाचने जैसी थी। तभी अचानक माया भी घबराते हुए बोली, आर्यन, तुमने दरवाजा खोल दिया ना? तुमने उसे अंदर बुला लिया। वो ऊपर आ चुकी है। सुनो, वो ऊपर वाले कमरे में नाच रही है। चुप हो जाओ माया। वो शायद कोई चूहा होगा या पुरानी छत से पानी टपक रहा होगा। लेकिन आर्यन भी जानता था कि पानी टपकने की आवाज इस तरह की नहीं होती। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि आज रात वे इस हवेली में अकेले नहीं हैं। रात भर आर्यन और माया सो नहीं सके। अगली सुबह सूरज तो निकला, लेकिन बादलों ने उसे ढक रखा था। आर्यन गांव की चौपाल पर पहुंच गया।
जहां बाबा मंगलदास कुछ ग्रामीणों के साथ गंभीर चर्चा कर रहे थे। आर्यन, बाबा, कल रात हवेली में कुछ बहुत अजीब हुआ। दरवाजे पर दस्तक हुई, उल्टे पैरों के निशान मिले और ऊपर वाले कमरे से पायल की आवाजें आ रही थीं। बाबा मंगलदास बोले, तूने दरवाजा खोल दिया ना बेटा? हम शहर से तुम दोनों के आने की खबर सुनकर ही डर रहे थे कि कहीं वो सोता हुआ शराब जाग ना जाए। श्राप? कैसा श्राप बाबा? ये 21वीं सदी है, ये सब बातें डराने के लिए ठीक हैं। बाबा मंगलदास ने एक लंबी सांस ली और हवेली के पीछे घने जंगल की ओर इशारा किया। बाबा मंगलदास, बात आज से 60 साल पुरानी है। चंद्रलेखा इस गांव की सबसे सुंदर नर्तकी थी। उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। एक तांत्रिक ने उसे हासिल करने के लिए जाल बुना। अपनी आबरू बचाने के लिए वो इसी हवेली में मदद मांगने आई थी, लेकिन तेरे परदादा ने डर के मारे दरवाजे बंद कर लिए। हार मानकर उसने हवेली के पीछे वाले पाताल कुएं में जान दे दी। मेरे परिवार ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था? हाँ, मरते वक्त उसने श्राप दिया था कि वो हवेली कभी आबाद नहीं रहेगी। वो कुआं आज भी प्यासा है। जो भी दरवाजा खोलता है वो उसे अपनी दुनिया में ले जाती है। आर्यन गुस्से और घबराहट में अपने दोस्त समीर के साथ हवेली के पिछवाड़े की तरफ निकल गया। झाड़ियां को हटाते ही उन्हें वह जर्जर चबूतरा दिखा, पाताल कुआं। समीर पीछे हटते हुए, आर्यन भाई, यहाँ की हवा बहुत भारी है और ये सड़े हुए फूलों की महक बहुत तेज हो गई है। चल भाई, यहाँ से वापस चलते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस कुएं में ऐसा क्या है। जैसे ही आर्यन ने कुएं की दरारों में रोशनी डाली, नीचे से पानी के टपकने की नहीं बल्कि छम छम घुंघरुओं की आवाज आई। अचानक कुएं के अंदर से काला धुआं उठने लगा, जो धीरे धीरे एक औरत की आकृति लेने लगा। आकृति फुसफुसाते हुए, तुम वापस आ गए। अब दरवाजा कभी बंद नहीं होगा। वह आकृति ऊपर की ओर उठी। उसका चेहरा झुलसा हुआ था और आंखें की जगह अंगारे सुलग रहे थे। आर्यन के पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वह साया हवा में तैरता हुआ उसकी ओर देखा। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और हवेली की तरफ भागा। पीछे से उस चुड़ैल की अट्टहास हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। जैसे ही आर्यन हवेली के अंदर घुसा और दरवाजा बंद किया, उसने देखा कि हॉल में अंधेरा है और सीढ़ियों पर माया खड़ी है। लेकिन उसने लाल साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। हवेली के हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि आर्यन को अपनी धड़कनें किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही थीं। सीढ़ियों पर माया खड़ी थी, लेकिन उसके खड़े होने का तरीका अमानवीय था। आर्यन कांपते हुए, माया, तुमने ये लाल जूड़ा क्यों पहना है? नीचे आओ प्लीज। माया तो सो गई आर्यन। अब इस शरीर में मैं हूं। तुम्हारे पुरखों ने मेरा स्वागत नहीं किया था, लेकिन तुमने तो दरवाजा खुद खोला है। माया अजीब सी हंसी के साथ, उसकी गर्दन अचानक एक झटके से टेढ़ी हुई, कड़क। वह सीढ़ियों से नीचे नहीं उतरी, बल्कि हवा में तैरते हुए आर्यन की ओर सरकने लगी। आर्यन जान बचाकर खिड़की से कूदा और सीधे बाबा मंगलदास के घर पहुंचा। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। आर्यन, बाबा, उसने माया को पकड़ लिया है। वो अब माया नहीं रही, वो चंद्रलेखा बन चुकी है। बाबा मंगलदास, लगता है कुछ अनहोनी होने वाला है। वक्त बहुत कम है आर्यन। अगर सूरज उगने तक उसे नहीं निकाला गया तो माया की आत्मा हमेशा के लिए पाताल कुएं में समा जाएगी। तुझे अपने पूर्वजों के पाप का प्रायश्चित करना होगा। तुझे अपना खून उस कुएं को देना होगा जिसे तेरे परदादा ने बचाने से इनकार कर दिया था। आर्यन, बाबा और गांव के कुछ लोग माया चंद्रलेखा को
रस्सियों से बांधकर कुएं के पास ले गए। वह अमानवीय ताकत से चीख रही थी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये हवेली मेरी है, ये गांव मेरा है। बाबा मंगलदास। आर्यन, अब अपना खून कुएं में डाल। आर्यन ने चाकू से अपनी हथेली पर गहरा घाव किया। खून की बूंदें जैसे ही कुएं के काले पानी में गिरी, कुआं उबलने लगा। एक गगनभेदी चीख उठी और माया के शरीर से एक काला धुआं बाहर निकलकर कुएं की गहराई में समा गया। सबने मिलकर एक भारी अभिमंत्रित पत्थर कुएं के मुंह पर रख दिया। तूफान अचानक थम गया। अगली सुबह आर्यन और माया ने हमेशा के लिए रुद्रपुर छोड़ दिया। शहर के अपने फ्लैट में पहुंचकर उन्हें लगा कि सब ठीक है। एक रात आर्यन आईने के सामने खड़ा था। उसने आईने में देखा कि पीछे माया सो रही है, लेकिन जब उसने आईने की सतह पर अपनी नजर डाली तो वहां माया की परछाई के गले में वही पुराना हार चमक रहा था जो चंद्रलेखा ने पहना था। माया नींद में बुदबुदाते हुए, आर्यन, मुझे कुएं का पानी चाहिए, बहुत प्यास लगी है। आर्यन के हाथ से कांच का गिलास छूटकर गिर गया। बाहर शहर की चकाचौंध के बीच अचानक बिजली कड़की और उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जो अब उसके बेडरूम के अंदर से आ रही थी। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।